मैंने अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ। जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। तो मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज़्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हम सब पूरा जोर लगाए अपनी ज़िंदगी बदलने लगे। इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपने आप में तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। आपने फैसला करना है कि कैसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर और आफियत से होगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और इलेक्शन 2024 के नताइज और अभी जो आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, उसके तनाज़ुर में सारी गुफ्तगू। देखें, दो चीज़ें सियासत में बड़ी अहम होती हैं, एक नरेटिव और एक आइडियालॉजी। इस वक्त ये कुछ हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 2012 से 13, इलेक्शन 2013 और इलेक्शन 2018 के और इस इलेक्शन के हक़ाइक़, और वो ये हैं कि इमरान खान साहब जो कि PTI की जमात से के रहनुमा हैं, उनको उनके नरेटिव बयानिया की वजह से एक बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। और ये एक हक़ाइक़ हैं जो आवाम को, सियासी जमातों को तस्लीम करना होगा। इमरान खान साहब का जो नरेटिव था, बयानिया था, वो नौजवानों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। और नरेटिव ये था कि उन्होंने तब्दीली का एक नारा लगाया। अब नरेटिव क्या होता है और आइडियालॉजी क्या होती है? नरेटिव ये होता है, मिसाल के तौर पे खान साहब ने जो नारा लगाया वो तब्दीली का था। अब तब्दीली एक नरेटिव, एक बयानिया है जो जितने भी पहले सियासतदान या पार्टीज़ मौजूद थी, उनका रोटी कपड़ा मकान वगैरह वगैरह, वोट को इज्जत दो और मुख्तलिफ तरह के नारे थे जिनसे उनका बयानिया या नरेटिव मजबूत होता था। यानी उससे आप अट्रैक्ट करते हैं नौजवानों को, आवाम को अपने करीब लाते हैं, लोगों में मशहूर होता है, लोगों की उमंगों के मुताबिक होता है वो नरेटिव या वो बयानिया। अब खान साहब ने तब्दीली का ख्वाब सजाया। इलेक्शन 2012 के अंदर जो है, इसी नरेटिव के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ा और नौजवानों ने एक नए जोश जज्बे के साथ उनको वोट दिया। अब हुआ ये कि उस वोट के बाद इमरान खान साहब ने धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए कि इस सिस्टम के अंदर जितने मर्जी इलेक्शन हो जाएं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने, बहुत सी बातें की जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। ये ज़रा सुनिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि स्पीकर साहब, जिस तरह का इलेक्शन हुआ, मैं समझता हूं कि तारुल कादरी ठीक कह रहे हैं। Tairul Qadri believed that you could not have free and fair elections in Pakistan because the system was so corrupt. We believe that this is the first time in our history we would have, after 1970, because 1970 under Zulfikar Ali Bhutto was the only free and fair election we ever had. Apart from that, because we never had an independent justice system and therefore not an independent election commission, almost every election has been rigged up to a point. In this case, we did not join Tairul Qadri because we felt that an independent justice system would protect the election commission and they would act as neutral umpires. मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तारुल कादरी ठीक कह रहे थे। ओह, इमरान खान ने कहा कि तारुल कादरी ठीक कह रहे थे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तारुल कादरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तारुल कादरी ठीक कह रहे थे। अब इसके बाद दोबारा इमरान खान साहब ने उसी सिस्टम के अंदर, इसी नरेटिव के तहत, इसी बयानिया के तहत दोबारा कोशिश की और 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है वो एक कामयाबी हासिल की, जो कि नौजवानों ने इस नरेटिव की मकबूलियत का जो बोलता सबूत था। नौजवानों ने खान साहब को इक़्तिदार पे, वज़ीर आज़म की सीट पे बिठाया। वही वज़ीर आज़म जो ये इलेक्शन हुए तो उसके बाद भी, जीतने के बाद भी, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है और इसके अलावा जो ये सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए। ये ज़रा सुनिए। डॉक्टर तारुल कादरी ने सबको कहा कि ये इलेक्शन यहाँ इलेक्शन से चेंज नहीं आ सकता क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल करप्टेड है, उसको पहले ठीक करो। तो हमें उन्होंने कहा कि साथ हमें दावत दी कि यहाँ आओ इस्लामाबाद में। हमारे सब नौजवान आना चाहते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं गए कि हमने कहा कि पहली दफ़ा आज़ाद अदालतों के नीचे इलेक्शन हो रहा है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तारुल कादरी ठीक कह रहे हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं 2024 की। वही नरेटिव लेते हुए खान साहब ने इसी सिस्टम के अंदर अपने बयानिया को, मकबूल से मकबूल होता गया वो बयानिया, वो नरेटिव।
अब खान साहब ने 2024 में उसी नरेटिव, उसी बयानिया के तहत जब उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया गया और सलासल के अंदर बंद कर दिया गया, इस वक्त वो बिल्कुल एक यानी कि जमात के पास उनका निशान भी नहीं था, आज़ाद उम्मीदवार थे सब कुछ, और नौजवान भी ख़ास मोटिवेशन से दोबारा उम्मीदें लगा के ख्वाब सजा के इस सिस्टम के अंदर उन्होंने वोट डाला अपना कि हम खान साहब को इक़्तिदार पे लेके आएंगे, तब्दीली का ख्वाब सजा के इस मुल्क के लिए बेहतरी की खातिर। सब बेहतरी चाह रहे हैं, पीटीआई के जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े नौजवान, वो इस मुल्क में तब्दीली चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था ये कितने घाघ लोग हैं जो कि वडेरे जगीरदार सरमायादार वही इलेक्ट्रोबल्स जिनके ज़रिए जिनको सीटें दे के अभी जो मंडी लगी हुई है वो भी आपके सामने है। तो बात करने का मकसद ये था कि ये नरेटिव था जिसके तहत खान साहब 3 इलेक्शंस में जो है पार्टिसिपेट किया, नौजवानों ने उनको फुल सपोर्ट किया, एक नई उम्मीद से, नई जुस्तजू से, लगन से, और इस सिस्टम के अंदर रहते हुए उन्होंने तब्दीली का ख्वाब सजाया और तब्दीली लाने की कोशिश की। दोबारा मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की और इस मुल्क के अंदर बहुत से उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन इस सिस्टम के अंदर ऐसे ब्यूरोक्रेसी और बाकी पूरा सिस्टम जिसके ज़रिए ये चलता है, उन्होंने उनके हाथ पांव बांध के रखे हुए थे, उन्होंने उनको चलने नहीं दिया, उस तरह परफॉर्म नहीं करने दिया। इसी तरह अब इलेक्शन के नताइज देख लें 2024 के कि लोगों ने जिस मतलब कोई इनकार नहीं कर सकता इस हकीकत से कि खान साहब इस वक्त पॉपुलर हैं, पीटीआई इस वक्त पॉपुलर जमात है और पूरा वोट बैंक उन्हीं का था, लेकिन रातों रात जिस तरीके से इस निज़ाम ने सारी सूरत हाल बदल के रख दी वो आपके सामने। ऐसे लगता है इस मुल्क में कोई कानून, कोई इंसाफ, कुछ भी नहीं है। मतलब जिसके पास जितनी पावर ताकत है वो अपने उस पावर और ताकत के इस्तेमाल से जो नताइज लाना चाहता है, जो मुल्क के इस इक़्तिदार में उठाना चाहते हैं वो उसी तरह लेके जाते हैं। और ये सिस्टम है, सिस्टम के मुख्तलिफ मोड़े हैं जो इस निज़ाम को चला रहे हैं। अब मैं आपको एक और जो आइडियालॉजी है, एक नरेटिव था खान साहब का बयानिया, अब मैं आपको एक आइडियालॉजी, नज़रिया आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि इस वक्त मायूस हुए हैं नौजवान ख़ास तौर पर। ये मेरी उनसे इल्तिजा है कि ये जो मैं आपके सामने ये जो नज़रिया या आइडियालॉजी रखना चाहता हूँ, ये आज से 50-55 साल पहले चले जाएं वापस पीछे, तो उनका उस वक्त भी नजरिया, आइडियालॉजी ये थी। जागीरदार, सरमायादार और डिक्टेटर, तीनों की नफ्सियात एक है, और तीनों की नफ्सियात जमहूरियत की नफी है। हक्कानी साहब तीनों की नफ्सियात जमहूरियत की नफी पर पाए। जागीरदार उसका ब्रॉटअप ऐसे माहौल में हुआ है, उसकी नफ्सियात ने नशो नुमा ऐसे माहौल में पाई है, उसने जिस बेटी को पसंद किया उसको उठा लिया। उसे कौम की बेटी की इज्जत, अपनी बेटी की इज्जत दिखाई नहीं देती। जिसने सर उठाया उसी की चोरी करवा दी, उसी को अगवा करवा दिया, कत्ल करवा दिया। वो जागीरदार जिसकी नफ्सियात इस माहौल में बनी है, जब वो पूरे मुल्क का इक़्तिदार लेता है तो वो पूरे मुल्क को अपनी जागीर के तौर पे चलाना चाहता है, या पूरे मुल्क को अपनी जागीर के तौर पे चलाना चाहती है। दोनों सूरतें। सरमायादार उसकी नफ्सियात ये है, वो पूरे मुल्क को अपनी इंडस्ट्री के तौर पर, फाउंड्री के तौर पर चलाना चाहता है, पूरे मुल्क को इंडस्ट्री बनाना चाहता है। इसलिए कि सरमायादार ने पूरी जिंदगी एक ही सबक सीखा है, एक ही सबक सीखा है कि दुनिया का कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता, और कोई काम ऐसा नहीं जो पैसा लगाएं तो हो न सके। एक ही उसूल है, वो हर एक को खरीदना जानता है, एक चपरासी से लेकर बिजली के लाइनमैन तक, एक आईटीओ से लेकर इनकम टैक्स के कमिश्नर तक, उसने हर एक को पैसे से खरीदना सीखा है। जब वो मुल्क के इक़्तिदार पे आता है, वो सारे इदारे पैसे से खरीदना चाहता है, उससे पूरे के पूरे मुल्क का सिस्टम तबाह बर्बाद होता है। उसके ज़हन में भी जमहूरियत की नफी है। और फौजी डिक्टेटर उसने भी जिंदगी भर एक ही बात सीखी है कि जो हुक्म दूं आगे नो की किसी को जरूरत नहीं। जब वो इक़्तिदार पर आता है तो वो पूरे मुल्क को बटालियन की तरह चलाना चाहता है। 48 साल में मुल्क की ज़मान इक़्तिदार बदल के इन 3 तबक़ात में, यही वजह है कि चेहरे ही बदलते हैं। और आखिरी एक बड़ी अहम बात, ये एमएनए असेंबलियों के लोग अपना हक समझने लगे साल। एमएनए होने का मतलब ये है कि हम उसके जिले में डीसी भी उसकी मर्जी का आएगा, एसपी भी उसी की मर्जी का आएगा, पटवारी थानेदार तक भी अपनी मर्जी से लेकर। ये प्रिविलेज निज़ाम है, कोई शख्स निकाल नहीं सकता। हर के हल्के में ये होता है, वो अपने हल्के में सारी एग्जीक्यूटिव पटवारी तक थानेदार तक अपनी मर्जी से। चोर भी उसी के होते, डाकू भी उसी के, कातिल भी उसी के, गुंडे भी उसी के, बदमाश भी। ये सियासतदान इक़्तिदार की जंग, इंतखाब की जंग लड़ने से पहले बड़े बड़े कातिलों को खरीदते, गुंडों को खरीदते, तबाइशों को खरीदते, ऐसे अनासर को खरीदते हैं, उनसे काम लेते हैं। वो 2 काम इनके करते हैं, 4 अपने भी कर लेते हैं। उनको फिर उस एग्जीक्यूटिव के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाता है, और इनका तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला होता है, वज़ीर आज़म होता है। ये मेरे एमपीए की डिमांड थी, उसके हल्के का हम तब्दील नहीं कर सकते, वो मांग के लेकर आता है। पूरी दुनिया में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेंबर पार्लियामेंट की मर्जी पर नहीं लगाएगा। एग्जीक्यूटिव की अदलिया की तरह आज़ाद होती है, वो लोगों की जान माल, इज्जत आबरू को तहफ़्फ़ुज़ देती। जहाँ ये नुमाइंदे इल्ला माशाअल्लाह लोगों की जान माल और इज्जत के खुद लुटेरे बनते हैं और अपने एग्जीक्यूटिव लाकर लूटते हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ये निज़ाम क्या है? ये असेंबलियाँ क्या है? आप बहस कर रहे हैं कि असेंबली टूटी, जायज़ है या नाजायज़? मेरा सवाल यह है कि ये असेंबली जो बनी वो भी जायज़ या नाजायज़? हमारी दिलचस्पी सिर्फ नाम-ए-हाथ इलेक्शन में नहीं है, उस इलेक्शन में है जो इस आइन के सही तकाज़ुल को पूरा करता है। तो जो चीज़ गलत बनती है वो टूटे जा रहे उससे सरकार भी टूटे। जरूरत इस अमर की है
कि सोशो पोलिटिकल सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम को बदला जाए। मैंने आपको बताया कि नरेटिव वक्त के साथ बदलता है, हालात के मुताबिक, लोगों की उमंगों के मुताबिक। एक नारा होता है, एक बयानिया होता है जो दूसरी जमातों से मुनफरिद आपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लगाना होता है, करना होता है। मंशूर नहीं होता, बयानिया होता है। आइडियालॉजी नहीं होती, बयानिया होता है। तो वो खान साहब का मकबूल हुआ, उनके पास वो बयानिया था तब्दीली का। अब दूसरी तरफ एक आइडियालॉजी, एक नज़रिया है। नज़रिया, आइडियालॉजी बहुत बड़ा एक काम होता है, नस्लों को सामने रखा जाता है, मुल्क के सारी क्राइसिस, आने वाला मुस्तकबिल, हर चीज़ को सामने रखा जाता है। और वो जो नज़रिया या आइडियालॉजी होती है, जो आपका पहले दिन होता है, वही आपका कंसेप्ट कई साल गुजर जाने के बाद मंजिल पाने तक आपका वही नज़रिया रहता है। उसमें आप दाएं बाएं नहीं जाते, अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं जाते, बल्कि अवाम को उस नज़रिए के साथ जोड़ना होता है, उस फिक्र के साथ जोड़ना होता है। तो वो नज़रिया ये था, ज़रा सुनिए। इनके बगैर सीटें जीती नहीं जा सकती। जब अलग पलट कर मुख्तलिफ नामों से यहाँ चेहरे बदलते हैं, निजाम नहीं बदलते। जब पलट के यही आएंगे, ये स्प्लिट मैंडेट होगा। ये कौम किस तब्दीली की उम्मीद करती है? लोगों, इन सारे तरीकों को मुस्तरद कर दो। जो रास्ता दिखा रहा हूं मैं, गुंबद खजरा की इज्जत की कसम, इसी रास्ते में तुम्हारी सलामती है, आफियत है, जमहूरियत है, बका है। यहां किसको क्या पता है कि मेरे वोट से क्या होगा? यहां तो वोट देते हैं आप, गलियां बना दें, नालियां बनवा दें, खंबे रखवा दें बिजली के, बिरादरी को वोट मिलते हैं, गुंडागर्दी को वोट मिलते हैं, पैसे को वोट मिलते हैं, आटे के थैले तकसीम होते हैं उसके वोट मिलते हैं, नकद मिलता है सारा, उसको वोट मिलते हैं। साजबाज होती है, एस्टेब्लिशमेंट लग जाती है, पुलिस लग जाती है, डीसी और सारी मशीनरी शुरू हो जाती है, हवा बन जाती है, मीडिया शुरू हो जाता है। उन्हीं के नाम लेकर मुखालिफ मुवाफिक तज़किरा सुबह शाम एंकर्स लग जाते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं, करोड़ों खरबों अरबों रुपए की डील्स हो जाती हैं। 2-3 महीने उन्हीं का तज़किरा होता है, बाकी सारों का नाम, जितने शुरफा हैं जिनके पास हराम की दौलत नहीं, करोड़ों अरबों रुपए लगाने के नहीं, जिनके पीछे एजेंसियां नहीं, अंदरूनी और बैरूनी, वो सारों का सफाया हो जाता है इस मुल्क की जमीन से, मीडिया से, अखबारात से। वो ही जिंदा रहते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास गुंडागर्दी है, जिनके पास बिरादरी है, जिनके साथ एजेंसियां हैं, बैरूनी दबाव है। जिसके पास इल्म है उसका सफाया हो जाता है, फिक्र है उसका सफाया, जिसके पास किरदार है उसका सफाया, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है उसका सिफाया, जो मुल्क की कौम की तकदीर बदल सकते हैं उनका सफाया। अखलाक, शराफत, इल्म, फिक्र, अमानत, दयानत, ये सब जराइम हैं इस निजाम के अंदर। जिस निजाम को बचाने पर ये सारी हुकूमतें और जमातें मुत्तफिक हैं, इस निजाम को बचाओ, निजाम को बचाओ। आग लगे तुम्हारे निजाम को, जहन्नुम में जाए ये निजाम, भाड़ में जाए ये निजाम जिसने 13 करोड़ आवाम को दोज़ख में डाल रखा है। लुटेरों का निजाम, बददियांतों का निजाम, करप्ट लोगों का निजाम, हराम खोरों का निजाम, अय्याशों का निजाम, जाहिलों का निजाम। इस मौका पर मैं फिर नौजवान बेटों को, किसी भी जमात के साथ वो मोबिलाइज हुए थे, उन्होंने वोट डाले, वो बच्चे पहली बार, और बच्चियां और बेटे और जवान, इस कौम का मुस्तकबिल पहली बार मोटिवेट होकर इलेक्शन के प्रोसेस में आया, नेक नियति के साथ। उन्हें अंदाजा नहीं था, नौजवान थे, बच्चे थे, कि ये कितने घाघ लोग हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। वो उम्मीदों में आ गए, आज वो रो रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे बेटों बेटियों, तब्दीली इस निजाम सियासत और निजाम इंतखाब के जरिए कभी नहीं आएगी। ये धोखा है, ये निजाम तब्दीली की राह में रुकावट है, ये निजाम करप्शन है, ये निजाम स्टेटस को है, ये निजाम, ये इलेक्शन, इससे उभरने वाले एमएनए, इक्तदार में आने वाले लोग कभी भी उन मखसूस खानवादों से बाहर नहीं जाएंगे और इनके जरिए तब्दीली नहीं आएगी। ये निजाम तब्दीली की राह में रुकावट है। मैं तुम्हें तुम्हारी जिद्दोजहद पर तो मुबारक देता हूं, मगर तुम्हारे जज्बों को अपने सीने से लगाता हूं। अब इस राह पर आ जाओ। अगर हकीकी तब्दीली चाहिए, मेरा साथ दें। इस निजाम का धड़ तख्ता होगा, इसको उठाकर फेंकेंगे जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से, पुरान तरीके से, गैर मुसल्ला, नॉन वायोलेंट, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, पीसफुल स्ट्रगल, अवामी ताकत के साथ। इन अशराफिया के हाथों से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कब्जे छीनेंगे, इस मुल्क को बनाएंगे, मुल्क को बचाएंगे, मुल्क की तकदीर को संवारेंगे, बढ़ाएंगे।
देखिए 3 रास्ते हैं, इंतखाब का रास्ता, उसका नतीजा आपके सामने, एहतजाज का रास्ता, नतीजा आपके सामने, तीसरा रास्ता है तालिबान का और तशद्दुद, बंदूक के असला उठा के खून खराबा, वो हमारे लिए हराम है, हराम है, हराम, लायक के कुफ्र है। हम पुरअमन लोग हैं। जब हमारे ऊपर गोलियां बरस रही थी 17 जून की रात हमारे घर पर, और लाशें गिर रही थी और लोगों के जिस्म गोलियों से छलनी हो रहे थे, उस वक्त हमारे लाइसेंस वाले लीगल लॉफुल असला रखने वाले गार्ड, उनको भी अपने दिफा के लिए गोली चलाने की इजाज़त नहीं थी। हमारे लोग शहीद होते रहे मगर अपने सेल्फ डिफेंस में भी गोली नहीं चलाई। जब उस रात नहीं चलाई तो किसी और जगह आपने क्या करनी है, हमारे लिए हराम है। हम पुरअमन लोग हैं, पूरी दुनिया में पीस का मैसेज दिया मैंने, तो लिहाजा तालिबान और पुरतशद्दुद और वायलेंट जिसको कहते हैं वो भी नहीं है। तो 3 इम्कान थे, तीनों ख़त्म हो गए। सिवाय इसके कि दावत के ज़रिए तालीमी और अखलाकी और शऊरी इनकलाब इस कौम में बर्पा किया जाए, तवील मियाद सफ़र से और कोई रास्ता नहीं। इस कौम के ज़हन बदले जाएं, सोचों के अंदाज बदले जाएं, सिमत बदली जाए, उनके अखलाक बदले जाएं, उनकी तरजीहात बदली जाएं, उनमें एक फ़िक्र का, अखलाक का, शऊर का तालीमी इनकलाब, मैं लफ्ज़ दे रहा हूँ तालीमी इनकलाब। नाज़रीन, अब मैंने आपके सामने 2 चीज़ें रखी, एक नरेटिव बयानिया और एक आइडियालॉजी नज़रिया। खान साहब का एक बयानिया, एक नज़रिया था जो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है सिस्टम के अंदर। खान साहब इस मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हैं, उनके साथ जुड़े लोग इस मुल्क के अंदर एक तब्दीली चाहते हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं, इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन तरीक़ेकार गलत है। इस सिस्टम के अंदर कभी तब्दीली नहीं मुमकिन। और दूसरी तरफ जो आइडियालॉजी, जो नज़रिया है, वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का है, जो मैंने आपके सामने रखा कि वो कितने आज से कई साल पहले जो बात कर रहे थे, आज भी उसी बात के ऊपर मौजूद हैं और आज भी कौम को वही मैसेज दे रहे हैं। इतने जो है वो अपने एतमाद के साथ कि कौम उसको सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जब हम 3 स्टेप से गुजर के यहाँ पहुंचे हैं तो हमें समझ लग रही है कि ये निज़ाम, ये सिस्टम, इसके अंदर किसी ईमानदार शख्स का कोई चलन नहीं हो सकता, वो कभी नहीं रन कर सकता, कभी नहीं चल सकता, क्योंकि ये करप्ट अशराफिया, बददियाना, जगीरदार, सरमायादार अशराफिया हर तरह से इस सिस्टम को जकड़ा हुआ है। तो जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा ना, तब तक पाकिस्तान की कौम के हालात नहीं बदलने वाले। ये शऊर था जो मैं आपकी दिमागों तक, आपके दिलों तक दस्तक देना चाहता था।